नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अवधेश कुमार। दोस्तों, राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर वैसे तो अनेक प्रकार के विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। एक समय था जब वहाँ कुछ अस्थायी धरना चलते रहते थे, लेकिन इस देश में शाहीन बाग और फिर कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बाद जो आंदोलनों का चरित्र बदला और डरावना चरित्र हुआ, आंदोलन हिंसक होने लगे। उसके बाद से सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ अस्थाई बैरिकेड्स लगे हैं और उसके अनुसार जिसको करना होता है वो जगह देना होता है ताकि वो अपना एक दिन में कार्यक्रम समाप्त कर चले जाएं। देश भर के मुस्लिम संगठनों ने वक्फ विधेयक के विरोध में आज धरना दिया है। वहाँ पूरे दिन भर कार्यक्रम चलता रहा। पहले से घोषणा थी, पहले 13 तारीख को होना था, लेकिन शायद होली का ध्यान रखते हुए या अन्य कारणों से इसको 17 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो जितने देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन है, कई छोटे छोटे संगठन भी है, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो सब इसमें शामिल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब इतने संगठन शामिल होंगे तो उसके अनुरूप संख्या भी होगी, उस तरह के बड़े मुस्लिम चेहरे भी उसमें होंगे। और इस देश में एक नई प्रवृत्ति खड़ी हुई है कि फिर से मुस्लिम वोटों के लिए सीमाओं से आगे बढ़कर राजनीतिक दल उनके मुद्दे सही है गलत है उसकी बजाय इस प्रकार से उनके साथ खड़े हो कि लगे कि ये हमारे साथ खड़े हैं। बस इसके आधार पर आज ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों का वह प्रतिनिधित्व भी हुआ, वहाँ आकर लोगों ने भाषण दिया है। और यही दृश्य जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी देखी गई थी। लोकतंत्र में विरोध करने का किसी को भी अधिकार है। मेरा अपना मानना है कि विरोध प्रदर्शन, आंदोलन, वो सब हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है। उसमें आप कुछ ऐसे मुद्दे पर भी अगर आप आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं जो मुद्दे गलत हैं, जिन पर आंदोलन नहीं होना चाहिए, तब भी उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक खुली समाज व्यवस्था में स्वीकार किया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आपके विरोध में भी किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। और हमने देखा कि दिल्ली में एक छोटा सा प्रदर्शन एक हिंदू रक्षा मंच नाम के बैनर से भी चलता रहा इनके विरोध में, और वो कह रहे थे कि ये देश का इस्लामीकरण का चाहते थे। वहाँ बयान देने वाले एक सज्जन रोते हुए बता रहे थे कि आप मेरठ में फलाने जगह की ज़मीन इन लोगों ने दखल किया हुआ है वक्फ के नाम पर, और वहाँ आकर देखिए क्या स्थिति है। तो इस समय उसमें नहीं जाना है। लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो सांसद जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में गठित हुई थी, भारत के इतिहास की सबसे ज़्यादा लोगों से संवाद करने वाला, सबसे ज़्यादा घूमने वाला अगर ये समूह रहा है। मोटा मोटी जितनी जानकारी मेरे पास है, इसकी 38 बैठकें हुई, 118 घंटे ये बैठकें चली हैं कुल मिलाकर। ये 15 राज्यों का इसने दौरा किया है और 25 वक्फ बोर्डों का प्रतिनिधित्व इसमें हुआ है। इसके अलावा कुल मिलाकर के लगभग 97 लाख इसके पास ईमेल से मिलाकर के और बाकी प्रतिवेदन आए, उन पर विचार विमर्श हुआ है। और इतने विचार विमर्श के बाद अगर एक समिति ने 7 महीने में अपनी रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट जेपीसी की रिपोर्ट आने का मतलब है कि अब वो बिल के रूप में संसद में पेश आना है। और चूँकि नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में, वक्फ कानून में बदलाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, तो उसको बिल लाना था। अब इस समय का सिचुएशन यह है कि सरकार के पास लोकसभा में 296 सांसद हैं, और कुछ का समर्थन भी पता नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। 296 के समर्थन से उस विधेयक को पारित हो जाना है। राज्यसभा में भी कुल मिलाकर देखें तो 130 के आसपास सांसद समर्थन में होते हैं, तो वहाँ भी विधेयक पारित हो जाना है। तो संसद में संशोधन विधेयक का पारित होना अंकगणित के हिसाब से निश्चित है। ये विरोधियों को भी पता है, मुस्लिम संगठनों को भी पता है, लेकिन फिर भी वो विरोध करके
एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विपक्ष को समस्या है तो संसद में भी इस विषय को उठाया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि हमारे साथ बैठे जरूर थे, लेकिन हमने जो संशोधन दिए थे, 43 संशोधन दिए थे, 43 संशोधन को शामिल न करके उसको एनेक्सर में शामिल किया है। सरकार का कहना है कि यह अधिकार सदन के अध्यक्ष का है, यह अधिकार सदन के अध्यक्ष का है कि वो उस बिल को कैसे प्रस्तुत कराते हैं। सदन के अध्यक्ष ने उन सारी बातों को उसमें समाहित किया है। लेकिन अगर जेपीसी पर ही आप प्रश्न उठाते हैं, जेपीसी को ही बेईमान कहते हैं, अध्यक्ष पर क्वेश्चन उठाते हैं और वो अगर वो कमेटी में वो उसमें जाने लायक नहीं, तो वो सारे विषय हटाए गए हैं। मूल बात जो रही है, उनका कहना है कि मूल बात हमने उसी रूप में डाला है। अब इस पर बहस और विवाद हो रहा है और विवाद होता रहेगा। यहाँ मुख्य बात यह है कि आखिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इतने इंटरेक्शन किए, संवाद किए हैं, तो एक बार उसको भी तो देखा जाना चाहिए। इतने मुस्लिम संगठनों ने जो वहाँ प्रतिवेदन दिया है, उन्होंने आके अपनी बात रखी है, वो क्या कह रहे हैं वो भी देखना चाहिए। ज़्यादातर जो संगठन वहाँ आए हैं कुछ को छोड़कर, उन्होंने वक्फ बोर्ड में बदलाव का समर्थन किया है, वक्फ के संशोधन में बदलाव का समर्थन किया है। और कुल मिलाकर निष्कर्ष यह आया है कि इस देश के शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, प्रभावी मुस्लिम नेताओं ने, वो चाहे राजनीति में हो, चाहे मजहब के आधार पर बड़े मौलवी हो, मुल्ला हो, इमाम हो, मौलाना हो, या कोई ऐसे संगठन चलाने वाले हों, या फिर नौकरशाह हों, कुछ बड़े व्यापारी मुसलमानों के, इन लोगों ने वक्फ के नाम पर भारी मात्रा में ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है जगह जगह। और उस पर कई जगह पता कमर्शियल कम्प्लेक्स बने हुए हैं, कहीं होटल बने हुए हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, कहीं लोगों ने अपने अपने विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय बना दिए हैं। तो अगर ये विधेयक पारित हो गया, ज़मीन को रिकॉर्ड पर लाया गया कानून बनने के बाद, तो जो इतनी संपत्तियां जो वक्फ के नाम पर ली गई थी, लोगों ने वक्फ दिया है, वो उन्होंने अपने मजहब की सेवा के लिए, उसमें दीन दुखियों गरीबों की सेवा के लिए दिया, उसकी जगह इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जो निहित स्वार्थी तत्व हैं जिन्होंने दुरुपयोग किया, उसमें सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। अभी बिल्कुल आंकड़ा नहीं है कि ओवैसी साहब ने कितना किया है, या जमियती उलमा हिंद के जो दोनों चाचा भतीजा अलग अलग संगठन बनाकर चला रहे हैं, देवबंद से जुड़े हुए लोग हैं, जो बरेलवी से जुड़े हुए लोग हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े बड़े चेहरे हैं, इमाम संगठन के हैं, इन लोगों ने कुल कितने क्षेत्रफल ज़मीन दखल किया हुआ है, उसमें क्या क्या कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा भी कुछ लोगों ने निकाला है। लेकिन यह सच है कि वक्फ के नाम पर भारी संख्या में लोगों ने ज़मीन दखल किए हैं और एक बड़ा भू माफिया वर्ग, एक नए प्रकार का मजहबी जमींदार वर्ग इस देश में वक्फ के नाम पर पैदा हो गया है। वो कोई रिकॉर्ड दिखाना नहीं चाहते। भाई ज़मीन का रिकॉर्ड ही नहीं दिखाओगे तो आपका कैसे माना जाएगा आपका ज़मीन है। अब वक्फ में संशोधन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्फ को आप वक्फ अंग्रेज़ों का एक वक्फ का कानून था। आज़ाद भारत में 1954 में इस कानून हमारे सामने आया था, लेकिन 1954 में उसका यह स्वरूप नहीं था। जब 1962 में चीन में भारत की पराजय हो गई और नेहरू जी और कांग्रेस संकट में आई, तो 1964 में इस वक्फ बोर्ड औपचारिक रूप से आया और उसके कानून बने। फिर जब नरसिंह राव शासनकाल में थे और बाबरी विध्वंस के बाद जो एक दबाव सोनिया गांधी का नाम लेकर सरकार पर बढ़ने लगा, चारों तरफ दबाव आने लगा, इस सरकार को, नरसिंह राव को आरएसएस समर्थक और ये बनाया जाने लगा, एक बड़ी लॉबी विरुद्ध हुई पूरा। और उसके बाद उस दबाव में फिर 1995 में, जबकि 96 में चुनाव था, तो ये लगने लगा कि नहीं, अब कांग्रेस हार सकती है, और पीछे से बहुत कुछ उसमें चल रहा था। तो उसमें इस कानून को ऐसा बना दिया गया जैसे देश में एक कोर्ट से भी ऊपर की एक संरचना हो गई हो वक्फ बोर्ड, जिस पर किसी का आधिपत्य ही मानो नहीं हो। ये तो अलग बात है कि कोर्ट ने उनके विरुद्ध मामले स्वीकार किए और वो चल रहे हैं, चलेंगे भी। फिर जब 2013 में यूपीए सरकार को लगा, क्योंकि यूपीए सरकार में एक इस्लामिक ढांचा सरकार के अंदर खड़ी होने की कोशिश हुई थी, जब सच्चर आयोग की नियुक्ति हुई और सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में
दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर अलग अलग प्रकार के ढांचे बने, तो फिर 2013 में उसमें ज़बरदस्त संशोधन करके और फिर ऐसा इसे बना दिया गया, जो कुछ वो बोले, अहम ब्रह्मास्मि जो हमारे यहाँ है कि जो बोले वही सब। तो जिस ज़मीन पर दावा कर दें वो ज़मीन वक्फ की है। अब वो आपको साबित करना है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, ये दावा करने वाले को नहीं साबित करना है। और फिर उनका अपना ट्रिब्यूनल है, जिस ट्रिब्यूनल में पहले सुनवाई होगी, आपको पहले उसी ट्रिब्यूनल में अपील करनी है और फिर वो वहाँ के फैसले को फिर आप न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो ये एक भयानक था। आपने देखा कि मौलाना अरशद मदनी साहब तो कह रहे हैं कि जो दिल्ली का हवाई अड्डा है वो भी वक्फ की ज़मीन पर है, पार्लियामेंट वक्फ की ज़मीन पर, कोई कह रहा है कि सरकारी भवन वक्फ की ज़मीन पर है। एक तमिलनाडु के एक गांव के बारे में कहा गया, जो गांव के में 1500 साल पुराना मंदिर है वो वक्फ की ज़मीन है। अभी कर्नाटक में कुछ गांवों पर दावा कर दिया गया। कभी आपको लखनऊ के एक पुराने मंदिर पर जो दावा था कि ये वक्फ की ज़मीन है, उसमें सिया वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा कर दिया। तो ये इस प्रकार से दावा करते हैं और लोगों को परेशानी होती है और लोगों को उसके विरुद्ध में आपको मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। अब तो धीरे धीरे एक वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि लगता है जैसे आने वाले समय में ये समूचे भारत को ही वक्फ की संपत्ति घोषित कर देंगे और कहेंगे कि सब कुछ तो हमारी ही ज़मीन में चल रहा है। तो खुदा के दी हुई ज़मीन थी और सब मुसलमानों की ज़मीन है और वक्फ की ज़मीन है, उस पर चल रहा है। आखिर सूरत नगर निगम की बिल्डिंग को इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, वो लड़ाई चल रही है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार से है। तो क्या इस प्रकार का शक्तिशाली और कुछ लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करने का जो अस्त्र बना हुआ है वो जारी रहना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। जितने मुकदमे वक्फ को है ज़मीनों को लेकर आप देखेंगे ज़्यादातर मुसलमानों ने ही किया हुआ, लेकिन मूल बात यह है कि इसके विरुद्ध में प्रचार हो रहा है कि ये इस्लाम विरोधी है। अब कल होकर तुम्हारे मस्जिदें छीन जाएगी, जो ओवैसी साहब खाना ख्वास छीन जाएंगे, मज़ारें छीन जाएंगी, कुछ नहीं रहने देंगे और सारा ज़मीन मोदी सरकार हड़पना चाहती है। आप जानते हैं हमारे देश में संविधान और कानून है, अगर आपके पास ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है। अब 500 साल कोई पुरानी मस्जिद है तो 500 साल वक्फ को दिखाई देना चाहिए ना कि वक्फ उस समय रहा होगा। मस्जिद का एक अलग मसला हो सकता है। अगर कोई दरगाह 400-500 साल पुराना है तो 400-500 साल पुराने दरगाह हैं तो उनके भी रिकॉर्ड होंगे, उसमें डरने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन अगर आप संभल की तरह 1929 के वक्फ का झूठी बता देंगे कि भैया 11 किलोमीटर तक है और उसकी चौहद्दी कहाँ कहाँ तक है और वो पेपर झूठा निकलेगा तो आपको समस्या होगी। बाद में पता चला वहाँ तो वक्फ का कुछ है ही नहीं, इन्होंने झूठ दिया है। तो इस प्रकार जो झूठ बातें बनाई गई है उसका पर्दाफाश होगा। इस्लाम के नाम पर इस देश में ज़मीन पर कब्जा करने का जो एक षड्यंत्र चला और देश भर में ऐसे कब्जाधारी एक नए ज़मींदार वर्ग पैदा हुए, समस्या उनको है। ये गरीब मुसलमानों को समस्या नहीं है। वक्फ कानून गरीब मुसलमानों को उनके मजहब के तहत न्याय दिलाने का साधन बनेगा। अगर वो सरकारी बोर्ड है तो इस्लाम का बोर्ड कैसे हो गया? वो सरकार ने उस बोर्ड को बनाया है तो वो बोर्ड नियम कानून के तहत चले। जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको उसमें मेंबर होना ही चाहिए। उसका विरोध कैसे होगा कि इसमें कैसे आया जाएगा? वो कोई मस्जिद तो है नहीं कि वहाँ अगर नमाज पढ़ना हो तो नमाज पढ़ने के लिए और अगर तो इसलिए ये बिल्कुल एक झूठ फैलाया गया है देश में और पूरी दुनिया में भारत की सरकार को इस्लाम विरोधी सरकार साबित करने का एक षड्यंत्र चल रहा है ताकि इस्लामिक देश इसके विरुद्ध हो जाए। उसी ढंग से भारत में भी मुसलमानों के अंदर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है उन सब के अंदर, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोगों में भी ये पूरा झूठ फैला के गुस्सा पैदा करके ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि आप देखते हैं कि जगह जगह छोटी छोटी बातों पर हिंसा होने लगे हैं। कोई सर्वे की टीम आती है उस पर अटैक हो जाता है, जबकि वहाँ तो ये जो गुस्सा पैदा करके ये क्या करना चाहते हैं लोग? कृषि कानून, किसान आंदोलन कर देंगे, कोई कह रहा है शाहीन बाग कर देंगे। जैसे लगता है देश में कोई कानून ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि वक्फ संशोधन कानून पारित होना चाहिए। ये एक न्यायपूर्ण फैसला है। स्वयं मुसलमानों के अंदर जो अन्यायी लोग हैं, जिन्होंने भूमि माफिया का काम किया है, झूठ इस्लाम के नाम पर कब्रिस्तानों की, मदरसों की, मस्जिदों की, मजारों की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं, दुकानें
मकानें बनाई हुई हैं, उनके लिए समस्या इसमें पैदा होनी है और उनसे मुक्त करके वो ज़मीन जिस काम की है उस ज़मीन में जाए। गलत तरीके से जो ज़मीन है वो जिसकी है उसकी वापस मिले, या फिर वो सरकारी ज़मीन हो। ये एक स्वाभाविक स्थिति है, यह होनी चाहिए। आंदोलन होता है तो पुलिस प्रशासन उससे निपटेगा, लेकिन देश का भी दायित्व है कि ऐसे आंदोलनों के विरुद्ध देश के अंदर वातावरण बनाना, इस आंदोलन के विरुद्ध खड़ा होना और इस आंदोलन की सच्चाई को लोगों के सामने लाना आवश्यक है। नहीं तो अगर शाहीन बाग की तरह, कृषि कानून विरोधी आंदोलन की तरह इन लोगों ने फिर जो बड़ी प्लानिंग से चल रहे हैं, तो ये खतरनाक और भयावह स्थिति देश में पैदा हो जाएगी और उसके लिए हम सबको उसके विरोध में उठकर खड़ा होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का सीधा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये कुरान शरीफ के आधार पर बना हुआ संगठन नहीं है। ये सरकार के द्वारा एक संगठन है जो मजहब के लिए दिए गए दान की ज़मीन का उचित प्रबंधन करता है, उचित देख रेख करता है, कैसे उसका इस्तेमाल हो ये काम उसको करना है। तो अगर आज तक उसमें गड़बड़ी हुई है तो उसकी व्यवस्था को ठीक करना सरकार का काम है। ये नहीं हो सकता है कि इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम अल्पसंख्यक के नाम पर, कानून और संविधान से परे आप जो कुछ भी चाहें करेंगे। ये सेकुलर देश बना है, सेकुलर देश को सेकुलर व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि एक दूसरे धर्म के लिए अलग व्यवस्था, आपके लिए अलग से व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए।